नमस्कार सभी रीट और शिक्षक सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के छात्र छात्राओं को मैं रामानंद शर्मा रामानंद क्लासेज में अभिनंदन करता हूं। तो आपने जो आपका एम चुना है टीचिंग लाइन का, उसके लिए कल मैंने आपको मनोविज्ञान, वृद्धि, ग्रोथ और विकास डेवलपमेंट के बारे में कुछ मोटिवेशन से संबंधित वीडियो बनाई थी। तो उसमें मुझे अच्छा लगा कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो आज मैं 3 चरणों में इस वीडियो को बना रहा हूं, जिसमें मैं मूल 3 बातें रख रहा हूं। शिक्षा मनोविज्ञान, पहला क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। दूसरा वृद्धि, और तीसरा चरण जो हम लेकर के चलेंगे वो विकास। देखिए, मैं किस तरीके से आपका फाउंडेशन तैयार करना चाहता हूं, आप मेरे एम को इस वीडियो के द्वारा समझने की कोशिश करना, और आप अपने कमेंट्स के माध्यम से जो शिक्षक भर्ती से संबंधित छात्र छात्रा हैं वो कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे कि आपको कल का वीडियो कैसा लगा और ये वीडियो आपको कितना पसंद आता है। तो पहला वर्ड लिख रखा है मैंने, शिक्षा मनोविज्ञान। इसको बेहद समझना जरूरी है। शिक्षा मनोविज्ञान ये मनुष्य के व्यवहार, ये एक मनुष्य के व्यवहार से संबंधित जो ज्ञान, जो फिजिकोलॉजी आप टीचिंग करने से पहले बनाते हैं, कि जिसको हमें शिक्षित करना है, जिसकी हमें वृद्धि करनी है, जिसका हमें फ्यूचर का निर्माण करना है और हमारे आदर्शों को उसके जीवन में उतारना है, तो सबसे पहले हमें उसके व्यवहार का अवलोकन करना होगा। और इसमें आपका शिक्षा मनोविज्ञान का तरीका जो है वो बहुत कारगर साबित होता है। इसीलिए हमारी शिक्षा प्रणाली में मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान अलग ही आपको टॉपिक दिया गया है। देखिए, मैं बहुत ही डीपली और जो एग्जाम में आपके वास्तविक आएगा उसे लेकर के चल रहा हूं। तो सबसे पहले इसके संदर्भ में क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? क्रो एंड क्रो
जो एक मनोविद थे, उन्होंने कहा शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक यानी व्यवहार से संबंधित विज्ञान है। एक व्यवहारिक विज्ञान यानी मनुष्य के व्यवहार से संबंधित ज्ञान अर्जित करने वाली साइंस है, जिसमें क्यों, वाई, कैसे, हाउ, वह, क्या, भाट, क्यों, कैसे और क्या। तो हमें मान लीजिए आपको तकनीकी शिक्षा देनी है या एग्रीकल्चर की शिक्षा देनी है। ये दोनों शब्द इसलिए मैं काम में लेकर के चल रहा हूं कि तकनीकी शिक्षा में प्रैक्टिकली बातों को बल दिया जाता है। इसी प्रकार कृषि विज्ञान में भी प्रयोगों के आधार पर यानी प्रयोगात्मक बातों, प्रैक्टिकली जो है फंडामेंटल बाद में बनाए जाते हैं, पहले उस चीज पर प्रैक्टिकल किया जाता है। तो जैसे मैं क्यों, कैसे, विज्ञान, क्या, इसका अर्थ मैं इसके माध्यम से समझा रहा हूं। कृषि विज्ञान, अब कृषि मृदा यानी मिट्टी कैसी है। सबसे पहले एक फार्मर एग्रीकल्चर जो है कृषि विज्ञान का से संबंधित जो भी है वो ये देखेगा कि मृदा कैसी है, उसमें उपजाऊपन यानी उसमें जो तत्व हैं उनकी मात्रा कितनी है, क्यों वहां फसल में किसी स्तर पर वृद्धि हो रही है और क्यों सेम वातावरण होने के कारण भी अन्य स्थल पर कमी हो रही है। फिर वो ये देखेगा कि इसके लिए क्या करना है, फिर उसके उपाय देखेगा। तो ठीक इसी प्रकार शिक्षा के लिए, वृद्धि के लिए, विकास के लिए, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इसके लिए हमें क्यों, कैसे, व क्या, इसके बारे में व्यवहारिक विज्ञान जो है उसका सहारा लेना पड़ेगा, जो शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से हम जानते हैं। तो हमारे आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के आधुनिक, ये नोट भी करते जाएं आप, आधुनिक मनोविज्ञान, मनोशिक्षा विज्ञान के संदर्भ में थॉर्नडाइक व कैटल, थॉर्नडाइक व कैटल, ये मनोविद थे जिन्होंने शिक्षा विज्ञान को दो रूपों में तोड़ करके व्याख्या की। पहला शब्द शिक्षा, एजुकेशन, दूसरा
मनोविज्ञान। आई होप आप यहां तक समझ रहे होंगे। और एक मैं यहां आपको क्रमबद्ध फिगर बना रहा हूं, जिसमें सबसे पहले की कड़ी जो है वो शिक्षक होता है। तो जहां शिक्षा प्राप्त की जाती है उसे आप पाठशाला कहते हैं। तो पाठशाला में मुख्य कड़ी एक शिक्षक यानी एक टीचर होता है, और टीचर से प्रत्यक्ष रूप से जो जुड़ा होता है वो छात्र होता है या छात्रा होती है, जिसे टीचर को छात्र का जो है वृद्धि और विकास का मार्ग प्रशस्त करना होता है। एक इन दोनों के बीच जो कड़ी बनाए रखता है, जो इनको जोड़े रखता है, वो होता है उसका पाठ्यक्रम, सिलेबस। तो पहली में मुख्य कड़ी है टीचर, उससे जुड़ा हुआ है स्टूडेंट, और इन दोनों को एक सिस्टम में जोड़ने वाला है सिलेबस, पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत क्या आता है, यह शिक्षा कैसे दी जा सकती है, इस क्रम को कैसे बनाया जा सकता है। एक लिखने से, लिखना, राइटिंग के द्वारा। अगर कोई समाचार पत्र में कोई लेख छपता है तो प्रकाशित करने वाले के मनोस्थिति को, वो जो है अपनी मनोस्थिति को राइटिंग यानी लिख करके प्रेषित करता है, और जो समाज के व्यक्ति हैं वो उस पत्रकार के लेख पर उसे पढ़ते हैं, यानी पढ़ने का कार्य होता है, रीडिंग, और उस लेख से कुछ वृद्धि या विकास की ओर अग्रसर होते हैं, उनको कुछ ज्ञान का अर्जन होता है। तो इसके बाद तीसरा जो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है गणना, कैलकुलेशन। आई होप आप समझ रहे होंगे कि आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा को अलग और मनोविज्ञान को अलग। तो जो आपकी शिक्षा है, एजुकेशन है, उसका अर्थ हम पहले समझते हैं। शिक्षा, शिक्ष धातु शब्द से बनी हुई है। हिंदी वाले स्टूडेंट इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, जिसका अर्थ होता है सीखना, लर्निंग, सीखना। ये छोटी छोटी जो फाउंडेशन आपकी बनाई जा रही है, ये आपको इस टॉपिक में बहुत ही
मजबूत फाउंडेशन तैयार करेगी। तो जो छात्र इसको नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लें। तब तक मैं उधर जाकर के और शिक्षा का पूरा अर्थ बता रहा हूं। तो शिक्ष अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ सीखना। इससे संबंधित शिक्षा और समाज। कल मैंने एक बात कही थी आपसे वीडियो में कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बिना समाज के यानी समाज से उसे अलग कर दिया जाता है तो वो पशु के समान है। ये हमारे दार्शनिक अरस्तु और प्लेटो ने राज्य की, समाज की कल्पना में अपनी बातें कही और मनुष्य के विकास का उन्होंने स्तर देखा। उसी दौरान मैंने बताया था कि मनोविज्ञान का अस्तित्व में आया, जो आत्मा का ज्ञान होता है। जो क्या होता है? आत्मा का ज्ञान। आत्मा के ज्ञान से आप समझिए कि मैं जो आपको इस वीडियो में जो वर्ड कह रहा हूं, उस वर्ड आपके मन स्पर्श कर जाता है, आपके हृदय को छू जाता है, तो मेरा वो शब्द आपकी जीवन में अमिट छाप छोड़ जाएगा। तो शिक्षा और समाज, बिना समाज के हम ना वृद्धि की कल्पना कर सकते हैं, ना विकास की, और ना ही एक शिक्षित समाज की। तो शिक्षा का अर्थ बताया मैंने, और इस शिक्षा और समाज से संबंधित जो जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा और समाज त्रिमार्गीय प्रक्रिया है। शिक्षा और समाज, तो यहां हम शिक्षा पर बात कर रहे हैं, इसलिए शिक्षा एक त्रिमार्गीय प्रक्रिया है। थ्री वे प्रोसेस है। इस थ्री वे प्रोसेस में पहले शिक्षक होता है, उसके बाद छात्र होता है, और तीसरी जो है, जो उन दोनों को जोड़े रखता है, एक कड़ी बनाता है, वो उसका सिलेबस होता है। तो आज जब मैं आपको टीचिंग करा रहा हूं, कुछ देना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैंने क्या देखा है? आपका पाठ्यक्रम, और उसके बाद आपके व्यवहार, आपकी जो प्रतिक्रियाएं हुई हैं मेरी पिछली वीडियो के माध्यम से, वो देखी मैंने, आपका व्यवहार देखा, और मुझ में आत्मविश्वास जागृत हुआ आगे टीचिंग कराने का। आई होप आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो अब यहां हम समझते हैं कि बालक यानी छात्र, बालक यानी छात्र वो एक सक्रिय घटक होता है। वो कैसा होता है? इस प्रोसेस में सक्रिय, एक्टिव। वो क्या होता है? एक्टिव, जिसमें रुचि और प्रयास, जिसमें
रुचि और प्रयास के माध्यम से, क्योंकि देखिए बालक में हर चीज को जानने की जिज्ञासा होती है, रुचि होती है। और मैंने कल कहा था कि एक बालक की सबसे प्रथम पाठशाला उसका परिवार या उसकी मां होती है। तो बालक जब अपनी ग्रोथ कर रहा होता है उस समय उसके परिवार का वातावरण जैसा है उसमें वैसी ही रुचियां उत्पन्न होती हैं। वो जिज्ञासु होता है, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है जिज्ञासु की। तो बालक में जिज्ञासा की भावना सबसे अधिक पाई जाती है और वो उस जिज्ञासा बस प्रयास उसे जानने के लिए जिस वस्तु की ओर वो आकर्षित हो जाता है, जैसे एक बालक को आप खिलौना दिखाते हैं तो वो जिज्ञासु बस आपकी ओर उस खिलौने को लेने के लिए दौड़ता है और उसे प्राप्त करने के लिए वो अटेम्प्ट करता है, प्रयास करता है। तो ठीक इसी प्रकार शिक्षा में भी बालक एक सक्रिय घटक होता है जिसमें रुचि और प्रयास पाया जाता है। और शिक्षक, टीचर समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। समाज में उन्होंने क्या माना कि शिक्षक समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। तो गॉड की यानी उसको गॉड गिफ्ट होती है और वो उस गॉड गिफ्ट के माध्यम से ज्ञान की ज्योति जलाता है। अगर एक सही वास्तविक मायने में एक टीचर है तो वो शिक्षा देते समय अपने और छात्र के बीच इस चीज को सबसे पहले देखता है कि उसने जो बातें स्टूडेंट को बताई हैं उन बातों का यानी उस टॉपिक का कितना ट्रांसफर उस स्टूडेंट के मस्तिष्क पर हुआ है, यानी उसने कितना ग्रहण किया है। और अगर वो ग्रहण करता है तो फिर उसका पाठ्यक्रम की ओर झुकाव हो जाता है और आप जो दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे तो वो उसको पढ़ के भी आता है। अब देखिए आगे की बात करते हैं हम कि शिक्षक को क्या माना कि समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और जनतांत्रिक यानी जनतांत्रिक मूल यानी सिद्धांतों की स्थापना पर जो जनतांत्रिक मूल सिद्धांतों की स्थापना पर बल देता है और बल और शिक्षा सामाजिक विकास का कारण बनती है। तो बल और शिक्षा, बल व शिक्षा सामाजिक विकास का साधन बनती है। सामाजिक विकास का, अब वो विकास चाहे आर्थिक हो
चाहे आपका समाज में फैली हुई कुरीतियों को हटाने का हो, वो डेवलपमेंट कैसा भी हो, वो एक शिक्षक के जरिए। तो देखिए, शिक्षक का कार्य शिक्षा ही देना नहीं होता। शिक्षक हम उसे ही भी नहीं कहते हैं कि जो शिक्षा देता है, केवल पढ़ा देता है, वो शिक्षक नहीं है। जो आपको धर्म के प्रति ज्ञान देता है, हमारी संस्कृति के बारे में ज्ञान देता है, आपकी रीति रिवाज और परंपराओं के बारे में जो ज्ञान देता है, वो भी आपका एक शिक्षक होता है। एक छात्र का, एक बालक का शिक्षक होता है, और उस बालक का चहुमुखी यानी सर्वांगीण विकास करने में सहायक होता है। तो शिक्षा का माध्यम केवल ये नहीं है कि बालक को किताब पढ़ना है, उसे लिखना सीख जाए, या कोई न्यूमेरिकल हल करना सीख जाए। वो उस शिक्षा से अपने जो जीवन स्तर है, जो लेवल है, उसको किस तरीके से उठाता है, अपने मोरलों को, अपनी नैतिकता को, ये सब एक शिक्षक ही छात्र को बताता है। तो शिक्षा की परिभाषा पर हम बात करेंगे। तो जो स्टूडेंट यानी जो छात्र और छात्रा इन चीजों को नोट करना चाहते हैं, तो मैं 1 मिनट के लिए यहां विराम ले रहा हूं, और उसके बाद मैं दूसरे पॉइंट पर आऊंगा, जो हमारा क्या है, वृद्धि। हालांकि इसमें ही आपका वृद्धि और विकास का अर्थ चल रहा है। तो पहले हम देखेंगे शिक्षा की परिभाषा। तो जो नोट करना चाहते हैं वो छात्र छात्राएं, ये जो मैंने आपको टॉपिक में क्रमबद्ध जिस तरीके से समझाया है, उसे नोट करें। इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं जो बात कर रहा था, तो वो बात करने से पहले वृद्धि और विकास का सही अर्थ समझने से पहले आपको बेहद जरूरी है शिक्षा की परिभाषा को जानना। तो शिक्षा यानी एजुकेशन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। तो ब्राउन जो मनोविद हुए थे, उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह प्रक्रिया है, देखिए यहां एक एक शब्द पर ध्यान देना, शिक्षा वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में, जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो आपसे ये कथन दे दिया जाए कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। ये कथन किस शिक्षाविद, मनोविद द्वारा कहा गया? तो किस? ब्राउन। फिर जॉन डीवी के अनुसार, जॉन
डीवी ने जो शिक्षा को अपने शब्दों में परिभाषित किया कि शिक्षा सभी योग्यताओं का विकास करती है जिसके द्वारा बालक जो है अपने चारों ओर के वातावरण के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है। तो कहने का मतलब हुआ कि शिक्षा सभी योग्यता, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो हेल्थ से संबंधित हो यानी मेडिकल से संबंधित हो, आपकी एजुकेशन, या वो एग्रीकल्चर से संबंधित हो, कोई भी आपकी योग्यता का विकास शिक्षा के माध्यम से होता है, का विकास जिसके द्वारा करके वह यानी बालक वातावरण के ऊपर, वातावरण के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। देखिए कितनी अच्छी बात है यह शिक्षा के संबंध की परिभाषा की कि शिक्षा ही वो माध्यम है जो सभी योग्यताओं का विकास करते हुए एक बालक समाज में ऐसा वातावरण तैयार कर लेता है कि वो सारे आसपास के सामाजिक अपनी शिक्षा के माध्यम से प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, आर्थिक रूप से जो सबल हो जाता है यानी धनोपार्जन कर लेता है और अपने व्यवसाय में वृद्धि कर लेता है, तो वो शिक्षा के माध्यम से कंट्रोल कर देता है। अब शिक्षा यानी एजुकेशन की शब्द की उत्पत्ति आपकी लैटिन भाषा के जो एडुकेटम शब्द से हुई है और एजुकेशन का अर्थ होता है अंदर से प्रतिभा को बाहर निकालना, यानी जो टैलेंट है उसको किसी बालक की रुचि के हिसाब से, जैसे कोई बालक संगीत की रुचि रखता है तो उसके संगीत के टैलेंट को एजुकेशन के माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है, उसके अभिनय के टैलेंट को शिक्षा के माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है, उसके उद्यम के प्रति यानी उद्योग के प्रति जो गुण है उससे उसको जो है एक बड़ा उद्योगपति बनाया जा सकता है। तो एक शब्द है एडुकेयर, एक शब्द क्या है एडुकेयर, जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना, यानी फॉरवर्ड करना। एक होता है एड्यूसियर, एक क्या होता है एड्यूसियर, जिसका अर्थ होता है विकसित करना यानी डेवलपमेंट करना, विकसित करना। अब मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मनोविज्ञान जो है वो
एक सेकंड, मैं थोड़ा ऐसे इरेज कर देता हूं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब बात आते हैं मनोविज्ञान। फिजिकोलॉजी, मनोविज्ञान, साइकिकी, साइकी यानी साइकोलॉजिकल शब्द से मिलकर के बना हुआ है फिजिको प्लस लोगोस। फिजिको का मतलब होता है आत्मा, और लोगोस का मतलब क्या है? विज्ञान, यानी आत्मा का विज्ञान। और यही मैंने आपको कल कहा था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, और जिसके जनक अरस्तु है। तो अभी तक आपने शिक्षा के बारे में देखा, मनोविज्ञान के बारे में देखा। अब ये दो शब्द जो हैं, जिनको मैंने इस वीडियो को 3 चरणों में बांटा है, उसके तीसरे चरण पर हम चलते हैं। वृद्धि यानी ग्रोथ, और विकास डेवलपमेंट। अब देखिए कि वृद्धि को अभिवृद्धि भी कहा जाता है। तो इनको समझने से पहले हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, उन्होंने शिक्षा के कुछ मानक बताए, एक्सप्लेनेशन किया कि शिक्षा मानसिक विकास है। शिक्षा मानसिक विकास करती है। जो हेड यानी हमारे मस्तिष्क के द्वारा होता है। दूसरा, आपका भावात्मक विकास, और भावात्मक विकास हार्ट से होता है, हृदय के जरिए। यानी आपके हार्ट से जो उत्पत्ति होती है वो कौन से डेवलपमेंट की होती है? भावात्मक विकास की। यानी आप किसी के प्रति अगर कोई सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं तो आप में भावात्मक विकास हुआ। तीसरा, क्रियात्मक विकास। उन्होंने कहा कि क्रियात्मक विकास हैंड के द्वारा होता है, हाथों से होता है, परिश्रम से होता है। तो जब तक कोई क्रिया संपन्न नहीं होगी, जब तक आप कोई श्रम ना करें, तो क्रियात्मक विकास हैंड के द्वारा होता है। हाथ के जरिए जो विकास होते हैं वो क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। चौथा, आपका शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जो हेल्थ से होता है। ये सब डेवलपमेंट अगर मनुष्य की शारीरिक यानी हेल्थ सही है तो वो अपना सर्वांगीण विकास जल्दी कर पाता है।
आज अगर मैं टेंशन में हूं, मेरे ऊपर कोई भावात्मक या मानसिक दबाव है, तो फिर मैं अपना शारीरिक विकास नहीं कर सकता, और मेरा शारीरिक विकास नहीं है तो मैं कोई क्रियात्मक विकास नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो मेरी कैपेसिटी बिल्कुल क्रियात्मक विकास के लिए खत्म हो जाती है। तो मेंटली आपको प्रिपेयर होना है। तो वृद्धि, ये वृद्धि जो है वो शारीरिक परिवर्तनों को व्यक्त करती है। वृद्धि के द्वारा शारीरिक परिवर्तन को व्यक्त किया जा सकता है। तो वृद्धि एक मनुष्य के शारीरिक परिवर्तनों को व्यक्त करती है। दूसरा, वृद्धि मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक होती है, उसका मापदंड होता है। तीसरा, ये जो वृद्धि है वो मध्य किशोर अवस्था से और आपके किशोर अवस्था तक, यानी आपकी गर्भ अवस्था से और मध्य किशोर अवस्था तक शारीरिक वृद्धि होती है। वो आपकी एक निर्धारित समय के लिए होती है। उसके पश्चात आपके शारीरिक विकास रुक जाते हैं। जैसे जब एक पुरुष का वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, तो उसके दाढ़ी मूंछ आने लगती हैं, उसके स्वभाव, उसमें जिम्मेदारियों का जो है वो अनुभव करने लगता है, और जैसा समाज में उसको वातावरण मिलता है वैसा ही वो अनुसरण करने लगता है। जबकि छात्राओं के प्रति, लड़कियों के प्रति ये विकास यानी ये परिवर्तन जल्दी हो जाते हैं, और वो मैं आपको पूरी जो है A to Z एज के हिसाब से बताऊंगा कि कौन सी अवस्था में क्या क्या होता है। तो जैसे स्त्रियों की आवाज का पतला होना, पुरुषों की आवाज का भारी होना, उनके शारीरिक अंगों में विकास होना, तो अब वो हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो हमें जीव विज्ञान भी पढ़नी पड़ेगी, जो मैंने आपको कल बताया था। अब वृद्धि एकीकृत होती है। वृद्धि कैसी होती है? एकीकृत। और संरचना में सुधार होता है। वृद्धि के कारण संरचना में सुधार होता है, यानी व्यक्ति की या बालक की उम्र के हिसाब से शारीरिक संरचनाओं में परिवर्तन आता है। बचपन में वो कैसा दिखता था और बड़ा होने पर उसका रंग रूप आकार जो है चेंज होने लगता है। ये माप का विषय है, इसको मापा जा सकता है, ये माप का विषय होता है वृद्धि। और वृद्धि यानी ग्रोथ बालक की जो है वो वातावरण पर निर्भर करती है। अब मैं विकास की बात कर रहा हूं। तो विकास आपका यहां शारीरिक परिवर्तन को वृद्धि में व्यक्त किया जा रहा था। वृद्धि किसको व्यक्त कर रही थी? शारीरिक परिवर्तन को। जबकि विकास शारीरिक मानसिक, सामाजिक,
संवेगात्मक, शारीरिक शारीरिक सॉरी और आपके मानसिक और सामाजिक व संवेगात्मक और मनोवेगात्मक ये जो परिवर्तन होते हैं वो सभी परिवर्तन विकास में होते हैं। उसको आप एक बालक का डेवलपमेंट कह सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास कल मैंने आपको बताया था मात्रात्मक व गुणात्मक, यानी विकास के अंतर्गत मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ उसके गुणों का भी विकास होता है, उसके गुणों में भी परिवर्तन होता है, वही विकास कहलाता है। अब देखिए, ये मध्य किशोर अवस्था तक एक निर्धारित समय तक होती है वृद्धि, जबकि ये जन्म से और मृत्यु पर्यंत तक होती है। विकास की कोई उम्र नहीं होती। मनुष्य चाहे तो किसी भी उम्र में अपनी सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और मनोवेगात्मक विकास कभी भी कर सकता है। अब बात आता है कि एकीकृत, ये एकीकृत संरचना में सुधार होता है, जबकि ये एकीकृत संरचना और कार्य में, संरचना और कार्य में आपके एकीकृत यानी क्रमबद्ध तरीके से संरचना और कार्यों में विकास होता है, परिवर्तन होता है, जबकि वृद्धि के द्वारा क्रमबद्ध केवल संरचना में सुधार होता है। एक मैंने क्या कहा था कि वृद्धि वातावरण पर निर्भर करती है, जबकि विकास वातावरण और जीवन, वातावरण प्लस जीवन दोनों पर निर्भर करता है। आपके इसका माप का विषय है, यानी वृद्धि को मापा जा सकता है, जबकि आपका विकास का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसको मापा जा सकता है जबकि इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समापन कर रहा हूं और सभी जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो भाई और बहन, क्योंकि मैं भाई बहन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप किसी का फ्यूचर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के और शिक्षण का कार्य करते हैं, तो चाहे वो एज में ज्यादा हो या एज में कम हो, अगर वो शिक्षा का स्रोत बनता है तो उनकी उम्र के आधार पर उनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आज अगर मैं आपको कोई ज्ञान दे रहा हूं तो हो सकता है आपका कोई कमेंट्स मुझे एक नया ज्ञान दे जाए, अनुभव दे जाए, और उसको मैं आपके से प्राप्त करके और अन्य व्यक्तियों को संप्रेषित कर सकूं। तो कल मैं बताऊंगा कि
शिक्षा का संचार आवश्यक है। शिक्षा और विकास, ये जो हैं वो बिना संचार के, संप्रेषण के संभव नहीं है। मुझ में और आप में जब तक किसी चीज का यानी बातों का संचार नहीं होगा, संप्रेषण नहीं होगा, चाहे वो कमेंट्स के माध्यम से हो या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से हो, तब तक ना आप सफल हो सकते हैं ज्ञान प्राप्त करने में और ना मैं सफल हो सकता हूं आप तक ज्ञान पहुंचाने में। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, जिससे उनको भी प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली का मिश्रण मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल तरीके से मैं उनकी वृद्धि और उनका डेवलपमेंट करा सकूं। धन्यवाद।